हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन से प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन हैं? तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। जनमत संग्रह, गैरीमैंड्रिक, उपक्रमण या प्रत्यावर्तन। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन है? नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 33, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है जनमत संग्रह, उपक्रमण, प्रत्यावर्तन। गैरीमैंड्रिक अमेरिका से संबंधित है भाई, अमेरिका से संबंधित है। सत्ता पक्ष के लाभ के लिए अमेरिका में गैरीमैंड्रिक की व्यवस्था अपनाई जाती है। तो गैरीमैंड्रिक प्रत्यक्ष लोकतंत्र से समर्थित का साधन नहीं है। तो 1, 3, 4 साधन है। 1, 3, 4 ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, लेनिन द्वारा समर्थित लोकतंत्र की प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ चित्रण है। लेनिन द्वारा समर्थित लोकतंत्र की प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ चित्रण आधारभूत लोकतंत्र या लोकतंत्र केंद्रवाद या सामाजिक लोकतंत्र या निर्देशित लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 34 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। लेनिन द्वारा समर्थित लोकतंत्र की प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ चित्रण क्या है? तो ये है भाई लोकतंत्रीय केंद्रवाद। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 35, एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्यकारिणी विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व होता है कही जाएगी। तो प्रश्न नंबर 35 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। लोक जनतंत्र कही जाएगी या संसदीय लोकतंत्र कही जाएगी या समाजवादी लोकतंत्र कही जाएगी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रश्न नंबर 35, एक ऐसी संवैधानिक व्यवस्था जिसका आधारभूत सिद्धांत कार्यकारिणी विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व होता है तो वो कही जाएगी व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र भाई। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 36, एक दबाव समूह एक राजनीतिक दल से भिन्न है क्योंकि वह प्रत्यक्षता चुनाव में भाग नहीं लेते, किसी प्रत्याशी को धन नहीं देता, किसी नीति का प्रचार नहीं करता या जनमत का संगठन नहीं करता। प्रश्न नंबर 36, एक दबाव समूह एक राजनीतिक दल से भिन्न है क्योंकि वह प्रत्यक्षता चुनाव में भाग नहीं लेता। प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं भाई। प्रश्न नंबर 37, दल व्यवस्था की वैधता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला दलहीन लोकतंत्र का विचार प्रस्तावित किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सुहार्तो द्वारा, माओ त्से-तुंग द्वारा या जयप्रकाश नारायण द्वारा। प्रश्न नंबर 37, दल व्यवस्था की वैधता पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला दलहीन लोकतंत्र का विचार प्रस्तावित किया था तो किसने प्रस्तावित किया था भाई? प्रश्न नंबर 37, जयप्रकाश नारायण ने दलहीन लोकतंत्र की विचार को प्रस्तावित किया था। प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। ये कूट वाला प्रश्न है। प्रश्न और कूट एक साथ लाने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन देखते हैं भाई। अति विकसित राज, गुरनाल मॉडल। हाँ भाई ये सुमेलित है। फिर गुडरिख, हाँ कार्ल मार्क्स से, गुडरिख कार्ल मार्क्स से संबंधित हैं।
पूंजी का संग्रहीकरण रोजा लग्जेमबर्ग से संबंधित है। पूंजी का संग्रहीकरण रोजा लग्जेमबर्ग से। वृद्धि के स्तर W रोस्टो। तो ये चारों सुमेलित हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 39। चलिए भाई, ये भी कूट वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो इमैनुअल वालरस्टीन विश्व व्यवस्था विश्लेषण, ये सही सुमेलित है भाई। फिर आंडे गुंडर फ्रैंक अल्प विकसित का विकास, ये भी सही सुमेलित है। V.I. लेनिन राजकीय अर्थशास्त्र की आलोचना, ये भी सुमेलित है। T.G.R. बोवर मानव विकास से संबंधित हैं। तो ये चारों सुमेलित हैं। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऊट में देखें 1 2 3 4, यानी कि प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखें। राजनीतिक विकास के लक्षणों को लुसियन पाई ने वर्णित किया है। राजनीतिक विकास के लक्षणों को लुसियन पाई ने वर्णित किया है। प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक में, या आधुनिक सहभागी राष्ट्रवादी में, या समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण में, या राजनीतिक एकीकरण, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय कल्याण में। तो प्रश्न नंबर 40 का उत्तर देने का प्रयास करें। राजनीतिक विकास के लक्षणों को लुसियन पाई ने वर्णित किया है। तो ये वर्णित किया है समानता, क्षमता और विभिन्नता में। समानता, क्षमता और विभिन्नता में। प्रश्न नंबर 40 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से किस एक ने यह तर्क दिया कि आधुनिक संचार व्यवस्था सूचना को संक्षिप्त नारों के रूप में सघन बनाने का कार्य करती है? प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से किस एक ने यह तर्क दिया कि आधुनिक संचार व्यवस्था सूचनाओं को संक्षिप्त नारों के रूप में सघन बनाने का कार्य करती है? तो लॉरेंस लेवल ने, या वाल्टर लिपमैन ने, या जेस मिल ने, या डेनियल बेल ने। प्रश्न नंबर 41 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ये वाल्टर लिपमैन ने तर्क दिया आधुनिक संचार व्यवस्था सूचना को संक्षिप्त नारों के रूप में सघन बनाने का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 42 कूट का प्रश्न है भाई, स्क्रीन पर छोटा करते हैं। प्रश्न नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? प्रश्न नंबर 42। चलिए देखते हैं। सैमुअल हंटिंगटन राजनीतिक हास्य से संबंधित हैं, 1 नंबर सही है। फ्रेडरिक्स प्रिज्मेटिक समाज से संबंधित हैं, ये भी सही है। डेविड ईस्टन नागरिक संस्कृति से भाई आमंड संबंधित है। आमंड नागरिक संस्कृति से आमंड संबंधित हैं, ये ऑप्शन सी गलत है, नहीं मिलान सही है। डेविड एस्टर राजनीतिक आधुनिकीकरण, ये सही सुमेलित है। तो 1 2 और 4 सही सुमेलित हैं। तो उत्तर क्या आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 42 का ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखें भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारणता समानता के अधिकार का अंग नहीं माना जाता? निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारणता समानता के अधिकार का अंग नहीं माना जाता है? तो ये विधि के अधीन समान सुरक्षा, या सबके लिए अवसर की समानता, या सबकी मूल आवश्यकताओं की संतुष्टि के अधिकार की समानता, या सभी परिस्थितियों में व्यवहार की समानता। तो प्रश्न नंबर 43 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई।
निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारणता समानता के अधिकार का अंग नहीं माना जाता? तो ये नहीं माना जाता सभी परिस्थितियों में व्यवहार की समानता, ये नहीं माना जाता। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 का ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देख लें भाई। विधि शास्त्री जिस संप्रभ को मान्यता देते हैं उसके पीछे एक दूसरा संप्रभ होता है जिसके समक्ष विधिक संप्रभ भी नतमस्तक होता है। तो ये कथन निम्नलिखित में से किस ओर संकेत करता है? प्रश्न नंबर 44। पेश समारोहात्मक सार्वभौम शासक या वास्तविक सार्वभौम शासक या राजनीतिक सार्वभौम शासक या नाम मात्र का सार्वभौम शासक? प्रश्न नंबर 44। विधि शास्त्री जिस संप्रभु को मान्यता देते हैं उसके पीछे एक दूसरा संप्रभ होता है जिसके समक्ष विधिक संप्रभ भी नतमस्तक होता है। तो ये संकेत करता है राजनीतिक सार्वभौम शासक का भाई। प्रश्न नंबर 44 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित विचारकों में से किस एक का यह विचार था कि सरकार की स्थापना मूल संविदा के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले नागरिक समाज की स्थापना से बहुत कम महत्वपूर्ण घटना है? प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित विचारकों में से किस एक का यह विचार था कि सरकार की स्थापना मूल संविदा के अंतर्गत निर्मित किए जाने वाले नागरिक समाज की स्थापना से बहुत कम महत्वपूर्ण है? तो ये हाब्स मानता है भाई, हाब्स का विचार है या लॉक का या रूसो का या हैलीफैक्स का? प्रश्न नंबर 45 का उत्तर देने का प्रयास करें। तो ऐसा विचार लॉक महोदय का भाई। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न आ जाएं। प्रश्न नंबर 46। एक अनालोचित व्यक्तिवाद के एक अनालोचित समूहवाद में परिणत हो जाने का भय सदैव बना रहता है। एक अनालोचित व्यक्तिवाद के एक अनालोचित समूहवाद में परिवर्तित हो जाने का भय सदैव बना रहता है। यह विचार निम्नलिखित में से किस एक विचारक का है? तो हार्वर्ड स्पेंसर का या जे.एस. मिल का या बर्नार्ड बोसांके का या F.S. ब्रैडले का? प्रश्न नंबर 46 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। एक अनालोचित व्यक्तिवाद के एक अनालोचित समूहवाद में परिवर्तित हो जाने का भय सदैव बना रहता है। तो ऐसा विचार बर्नार्ड बोसांके ने दिया भाई, बर्नार्ड बोसांके ने। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। कूट वाला प्रश्न है, स्क्रीन पे छोटा कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? प्रश्न नंबर 47। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो गास्प्लान आर्थिक आयोजना ये सही सुमेलित है। महालनोबिस मिश्रित अर्थव्यवस्था ये भी सही सुमेलित है। फिर J.C. कुमारप्पा गांधीवादी आदर्शवाद गांधीवादी अर्थशास्त्र ये भी संबंधित है। तो गास्प्लान का संबंध आर्थिक आयोजना से, महालनोबिस का संबंध मिश्रित अर्थव्यवस्था से, J.C. कुमारप्पा का गांधीवादी अर्थशास्त्र से संबंधित है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 47 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से किस एक का वर्णन अंग्रेजी फेबियनवाद और फ्रेंच सर्वसंघवाद की बौद्धिक संतान के रूप में किया गया है? प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से किस एक का वर्णन अंग्रेजी फेबियनवाद और फ्रेंच सर्वसंघवाद की बौद्धिक संतान के रूप में किया गया है? तो ये समूहवाद का या उदारतावाद का, ये श्रेणी समाजवाद का या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 48 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। निम्नलिखित में से किस एक का वर्णन अंग्रेजी फेबियनवाद और फ्रेंच श्रम संघवाद की बौद्धिक संतान के रूप में किया जाता है?
तो वह है श्रेणी समाजवाद भाई। प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49, निम्न प्रकार की प्रतिनिधित्व प्रणालियों में से कौन सी एक श्रेणी समाजवाद द्वारा आवश्यक मानकर स्वीकार की गई है? निम्न प्रकार की प्रतिनिधित्व प्रणालियों में से कौन सी एक श्रेणी समाजवाद द्वारा आवश्यक मानकर स्वीकार की गई है? तो भूभागीय प्रतिनिधित्व या कार्यात्मक प्रतिनिधित्व या आनुपातिक प्रतिनिधित्व या सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। प्रश्न नंबर 49 का उत्तर देने का प्रयास करें भाई। प्रश्न नंबर 49, तो ये निम्न प्रकार की प्रतिनिधित्व प्रणालियों में से कौन सी एक श्रेणी समाजवाद द्वारा आवश्यक मानकर स्वीकार की गई है? तो है कार्यात्मक प्रतिनिधित्व। प्रश्न नंबर 49 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 50, फांसीवाद निम्न सभी का विरोधी है सिवाय फांसीवाद निम्न सभी का विरोधी है। तो ये लोकतंत्र का विरोधी है, शांतिवाद का विरोधी है, व्यक्ति स्वतंत्रता का विरोधी है। केवल राष्ट्रवाद का सिवाय राष्ट्रवाद का समर्थक है। प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 51, सर्वाधिकारी राज एक ऐसा राज है। सर्वाधिकारी राज एक ऐसा राज है शासक की सत्ता के प्रति निर्विरोध आज्ञाकारिता का आदेश देता है या उन स्थितियों की प्रतिभूत देता है जिनमें व्यक्ति अपने यथार्थ व्यक्ति को साकार कर सकता है, या ऑप्शन सी व्यक्ति के जीवन और उसकी गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र को नियमित करने का अधिकार देता है, या अच्छे जीवन के संवर्धन के लिए अपनी स्वयं की एक इच्छा रखता है। प्रश्न नंबर 51, सर्वाधिकारवादी राज एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के जीवन और उसकी गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र को नियमित करने का अधिकार रखता है। प्रश्न नंबर 51 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 52, मुसोलिनी की निगमित राज की अवधारणा उन सारे विरोधों को मिटाने के लिए है जो पाए जाते हैं। मुसोलिनी की निगमित राज की अवधारणा उन सारे विरोधों को मिटाने के लिए है जो पाए जाते हैं पूंजी और श्रम के बीच, या पूंजी और सरकार के बीच, या श्रम और सरकार के बीच, या जनता और सरकार के बीच। तो प्रश्न नंबर 52 का उत्तर देने का प्रयास करें। मुसोलिनी की निगमित राज की अवधारणा उन सारे विरोधों को मिटाने के लिए है जो पाए जाते हैं पूंजी और श्रम के बीच भाई। प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। इस सेशन का इस प्रश्न के साथ ही समापन करते हैं। धन्यवाद।